हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरडे ट्रेनिंग पे एजुकेशन वीडियो है जो जनरली सैटरडे को आता है एजुकेशन वीडियो, लेकिन संडे को आया क्योंकि कल 15 अगस्त था और हमें 15 अगस्त तक काफ़ी अच्छे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त ही सबसे बड़े त्योहारों में से एक है इंडिया के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी। और आप भी सब भी इसके इम्पोर्टेंस समझते होंगे। तो लेट्स बिगिन। हमारा एजुकेशन वीडियो किस तरह का रहेगा, ये हमारा डिस्क्लेमर और ये क्या इंट्राडे क्या है और रिस्क एसोसिएटेड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरी प्लेलिस्ट है स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा उसका एक्चुअली डिटेल डिस्कशन उनमें हुआ है। अगर मैं वो वीडियो भी यहाँ लेकर आता तो क्या होता कि आपके लिए प्रॉब्लम होती, ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे लंबा हो जाता। तो इसमें तो क्या है, हम थोड़ा कंसाइज सा व्यू इस्तेमाल करेंगे। एक कहते हैं ना, ब्री वो समरी समरी के तौर पे एक्चुअली मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से इंट्राडे को में आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी और किस तरह का साइकोलॉजी आपको रखनी चाहिए। लेकिन उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो उसमें है, दूसरे वीडियोस में है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और कम से कम मैं आपको बताऊं, कम से कम 5 से 6 बार वो वीडियोस देखिए। एक बार ये चीज़ें एक दिन में या एक बार में आने वाली चीज़ें नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। हाँ, और एक और चीज़, कम से इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें और मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ उसका। हो सकता है उस दिन ना आए, 1-2 दिन बाद आए, हफ्ते के एंड में आए। प्रॉम्प्ट रिप्लाई की तो खैर मत ही आप एक्सपेक्टेशन कीजिएगा, दे देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मत कीजिएगा क्योंकि कहीं भी बिजी हो सकता हूँ, कहीं भी आ, उस वक्त मैं कहीं कुछ और भी हो सकता है कर रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन आवर एजुकेशन वीडियो। इंटरडे इंटरडे के बारे में वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि जब इंटरडे क्या होता है। इंटरडे में सिंपल है कि आप जब सेम डे में किसी स्टॉक में एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, उसको इंटरडे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्राडे है ना, मैंने सबसे लास्ट में क्यों डाला है, ये भी एक्चुअली डिमांड पे डाला है। जनरली क्या है, मैं जो जितने भी न्यू प्लेयर्स होते हैं उनके लिए इंट्राडे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। इसका रिस्क आप ऐसे समझ लीजिए जैसे टाइगर हंटिंग करता है। अब आपने हंटिंग देखी हुई, आपने सुना तो होगा टाइगर हंटिंग करता है, लेकिन आपको उसका रिस्क नहीं पता होगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये टाइगर हंटिंग जैसा है, कि मतलब टाइगर जिस तरह से हंट करता है अपने प्रे को, उस प्रे को या अपने शिकार को जिस तरह से हंट करता है, उस जैसा क्यों है। इंटरडे में बहुत ही हाई रिटर्न आ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, 1 और 2% आपका जो भी कैपिटल है उसका 1 और 2% भी अगर आप अर्न कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस तो खैर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वीक में जैसे 3 से 4 दिन हो जाता है। एक दिन तो अवॉइड करना ही पड़ता है अपने को। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन 5 दिन कर दें, हो सकता है 5 दिन भी हो जाए, लेकिन अब मानना चाहिए कि हमें 3 से 4 दिन मिलते हैं अच्छे इंटरडे के लिए। और आप उसमें 2 से 3% का रिटर्न भी जनरेट करते हैं। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना अपने किसी भी अमाउंट पे 2 से 3% का, तो आप ये समझिए कि आप 5 से 7 साल में आप इंडिया के सबसे अमीर लोगों में होंगे। कोई मतलब बहुत अमीर है, ऐसे छोटे मोटे अमीर भी नहीं कि कोई लखपति करोड़पति नहीं, काफ़ी अमीर, मतलब अरबपतियों में आप काउंट हो जाएँ, इतने अमीरी इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंटरडे में अगर इतना हाई रिटर्न है तो इतना हाई रिस्क भी है कि आपका जो कैपिटल है वो साफ़ हो जाए पूरा। आप मतलब करोड़पति से जीरोपति या रोडपति आने में भी ये देर नहीं लगाता। इसलिए इसको जब इस्तेमाल करें तो इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट सिंपल कि आप एंटर करके एग्जिट कर गए ट्रेड पर। इंटरडे में क्या है कि हम चूँकि सेम डे पे पोजीशन कवर कर लेते हैं, तो हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसी दिन होता है। हमें नेक्स्ट डे या रात को हमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आप इंटरडे कर रहे हैं तो शाम रात ज़्यादा से ज़्यादा 325 तक आप पोजीशन रख सकते हैं अगर आप इंटरडे ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो। और अगर खुद ही करते हैं तो अभी आप 3 सवा 3 बजे के आसपास आपको एग्जिट करना ही हुआ, नहीं तो वो ओवरनाइट पोजीशन हो जाएगी, वो डिलीवरी बन जाएगी या फिर कैरी ऑन पोजीशन बन जाएगी इंट्राडे की जगह। तो उसमें फ़ायदा भी हो सकता है और रिस्क ये हो सकता है कि आप मतलब आप टेंशन में नहीं कि मार्केट कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। नोविस जितने भी नए ट्रेडर हैं वो ज़रा ध्यान रखें। आपने सुना भी होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर आप बिज़नेस न्यूज़ फॉलो करते हो, कई ट्रेडर्स आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक्चुअली इंट्राडे में हुए लॉसेज ही होते हैं जो इसको आदमी को मजबूर कर देते हैं। हाँ, तो हमें ये सब चीज़ें, ये आप रिस्क है, ये आप समझिए, ये एक्चुअली रियल रिस्क है।
आपके पैसे का खोना बहुत बड़ा और रियल रिस्क है, क्योंकि आपके पास पैसे जब तक है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पैसे जिस वक्त आप खोना शुरू कर देंगे उस वक्त आपको टेंशन होगी। तो इसमें क्या होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़रूर निभाना होता है। ये आप मेरी एक्चुअली वीडियो है हाउ टू बी सक्सेसफुल, 7 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, या इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन इंट्राडे में ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा सा संभल कर और सारे प्रोज एंड कौन समझ के, सारी स्ट्रेटेजी समझ के एंटर करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे भी होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ये आप इसके रिस्क भी समझिए आप। और दूसरा, इंट्राडे में मतलब ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करें इंट्राडे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में क्या होता है कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन, लोग सोचते हैं कि इंट्राडे का स्टॉक है तो आप जो जैसे आज ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब फ्राइडे मंडे जो भी, तो मंडे को ही हम डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी इंट्राडे का स्टॉक होता है उसको हमें काफ़ी एनालाइज करना होता है। सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है कि आप जो है अच्छे स्टॉक्स का इस्तेमाल करें, जैसे जिनमें लिक्विडिटी हाई हो। लिक्विडिटी हाई का मतलब ये है जो आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हो। अगर आप कभी कोई पेनी स्टॉक या किसी में ट्रेड करेंगे तो आप समझेंगे कि आप खरीद तो लिया, लेकिन आपको बेचने के लिए बायर नहीं, वो सेलर नहीं मिलता, सॉरी बायर नहीं मिलता। तो लिक्विडिटी जिनमें हाई हो, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे स्टॉक्स जो कि इंडेक्स का पार्ट होते हैं, अपने सेक्टर के इंडेक्स का। जैसे ऑटो सेक्टर का स्टॉक है तो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स का पार्ट हो, है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत अच्छा मूवमेंट आया था मदरसन सूमी में, बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, और टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था ना। और एक और ट्रेड था, मुझे अभी उसके स्टॉक है उसका नाम नहीं है, उसमें तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट लिया उसने, 60-70 रुपीज़ का मूवमेंट लिया था। हालांकि उसको एग्जैक्टली 60-70 तक तो पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन 40-50 का आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें अर्न किया। और ये ऑटो सेक्टर मारुति है, जैसे है ना, बैंकिंग सेक्टर में एनर्जी, एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई भी है। इन जनरल में आप देखें एफएमसीजी में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर्स है, और ये आईटीसी है। आईटीसी ने तो खैर प्रॉफिट भी दिया, लेकिन आईटीसी का स्टॉक कुछ इस तरह का स्टॉक है कि वो काफ़ी दिन तक सोता रहता है और एकदम से भागता है। तो ये इस तरह का स्टॉक, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी इस पर पोजीशन बनाई हो तो पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखते हैं तो आईटीसी पे करता है, अच्छा खासा पे करता है। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं वही ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो स्टॉक्स तो 500-600 तक हैं, लेकिन उनमें इतनी हर स्टॉक में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि आप इंटरडे में एंटर करके एग्जिट कर जाए, तो उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनकी क्या है लिमिट होती है 5%, 10%। तो जिनके हायर लिमिट हो ना, बैन मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की, जब तक वो 10% तक नहीं पहुंच जाते तब तक उस पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। अब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 5% पर पहुंचने के बाद ही स्टॉप हो जाते हैं, उसमें क्या एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता आसानी से। जैसे मैं बताऊं आप, IDBI बैंक कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा था कुछ दिनों पहले। वो क्या खुलता था 5% पर खड़ा हो जाता था। अब उसमें जिसने पोजीशन बनाई थी वो निकल ही नहीं पा रहे उसमें से। मैं भी उस पर एक्चुअली अटका रहा, फिर खैर बाद में निकल गया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कुछ इस तरह का स्टॉक है कि आप है ना उसमें परेशान हो जाते हैं, बोले यार ये क्या, आप निकल ही नहीं पा रहे। तो इस तरह का स्टॉक्स का आप ध्यान रखिएगा। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जनरली टॉप 20 जो होते हैं, मैं रिकमेंड मतलब मैं अपनी तरफ से मेरा व्यू ये है कि जो टॉप 20 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी में, वो बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, तो उनको यूज़ करना चाहिए। और ये जितनी मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, ये जनरली मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो वही सब है इसके अंदर। मैं आपको जो भी बताता हूँ वो जनरली मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिससे मैंने पर्सनली यूज़ किया है कभी भी और मुझे अच्छा लगा है, तभी मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं बताता। कोई मतलब भी नहीं है कि आपको मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज दे जाऊँ और आपको कुछ फ़ायदा ना हो। और हाँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे बहुत रिस्क की भी हो सकता है, अच्छा खासा आपका पैसा भी डूब हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जनरली मतलब 60-70% ऑफ द टाइम एटलीस्ट मैं इसको फॉलो करता हूँ कि मैं किसी वक्त में भी अपनी 30% से ज़्यादा जो अमाउंट होता है उसको इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं करता, चाहे कुछ ही हो जाए। चाहे मुझे लग रहा हो कि 100 करोड़ का ही प्रॉफिट होने वाला हूँ, एक तरह से मान लीजिए, मतलब इतना तो खैर क्या, लेकिन मैं 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल यूज़ होते हैं।
तो विद इन 30% रहता है। ये नोविस ट्रेडर भी मुझे लगता है इसको फॉलो करें तो बढ़िया रहेगा। और जनरली क्या होता है कि इंट्राडे के लिए मैं हमेशा प्राइवेट सेक्टर का जो स्टॉक होता है उसी को यूज़ करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक को यूज़ करने का एक्चुअली सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स है वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन जनरली मैं उनको प्रेफर नहीं करता और इसके अलावा किसी को। एक दो स्टॉक्स और भी हैं, मैं पहले एक्चुअली करता था, जब शुरुआत में था, नया नया आया था, तो मैंने देखा उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक अटक जाते हो कभी कभी, और कभी वो मूवमेंट ही नहीं आता जो आप सोच रहे होते एग्जिट के लिए। प्राइवेट में क्या होता है, थोड़ा ठीक है, इनके एक्चुअली बीटा काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हाई बीटा होने के कारण इनका मूवमेंट थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब इंटरडे ट्रेडिंग कब करें? इंटरडे ट्रेडिंग के लिए देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप पहले तो एनालिसिस करें, और आपका एनालिसिस लगभग डेली बेसिस पे होना चाहिए। जो भी आप स्टॉक्स के सिलेक्शन करते हैं 15-20, मुझे लगता है 20 से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा मतलब सिर दर्द का काम हो जाता है। 15-20 स्टॉक आप क्या एनालाइज कर सकते हैं, 2-3-4 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो सबसे पहले आप उनका एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए किस स्टॉक में आप एंटर करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ लाइक हंटिंग ऑफ प्रे, जैसा मैंने आपको बताया टाइगर हंटिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइगर हंटिंग क्या होता है। एक्चुअली अगर आप किसी ने डिस्कवरी देखी हो तो उसमें टाइगर हंटिंग दिखा दे, मतलब टाइगर को हंट करते हुए दिखाते हैं कि वो कैसे तरह से हंट करता है, वो बैठा रहता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यही होता है, आपने जो भी स्टॉक्स एनालाइज किए हैं उसको एनालिसिस पे आप रहिए और उसको नज़र रखिए उस पर कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और टाइगर भी क्या होता है कि वो अपने पहले नज़र रखता है, बहुत कभी भी उसका मूवमेंट देखेंगे बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है। इनफैक्ट एक वीडियो भी है, मैंने उसमें देखा था टाइगर सिर्फ 2 फीट 1 या 1.5 फीट बढ़ा 3 मिनट के अंदर, और आप उसका मूवमेंट को, अगर वो वीडियो में आपको टाइम का पता ना हो तो आप उसके मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते कि वो आगे जा रहा है। तो इस तरह से आपको उस पर नज़र रखनी होती है। हंटिंग का एक रूल ये भी होता है कि जब भी आप हंट करते हैं तो आपको रिस्क रहता है, क्योंकि अगर आप घायल हो गए उसमें तो टाइगर की या जो भी जानवर है, लॉयन वगैरह जो भी आप माने, उसको अपने जो वुंड्स होते हैं या जो अपने घायल होता है उसके कारण उसको हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो इसका जो इंटरडे का जो रिस्क रिवार्ड है वो भी कुछ इस तरह का है। आपको बहुत हिसाब से करना है, एंट्री करनी है और बहुत सोच समझ के एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई और ज़्यादा बड़ी कहीं गलती आप कर गए तो आपका पूरा कैपिटल भी चला जाएगा। इसका खासतौर से ध्यान रखें। इसलिए हमें ये स्टॉक्स में भी यही समझिए कि आप अपने आप को टाइगर समझिए। आपको जब आप अपने आप को टाइगर समझ कर ही स्टॉक्स का सिलेक्शन करिए। ये समझिए आपका जो साइकोलॉजी है उसको इस तरह से रखिए कि आप किस तरीके से उसमें एंटर करेंगे, किस स्टॉक पर करेंगे, कब करेंगे, और क्या क्या पैटर्न है वो आपको, मतलब किस किस इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करेंगे, किस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करेंगे, और जब वो स्ट्रेटजी आपको फुलफ़िल होती दिखाई दे तभी उसमें ट्रेड करना है। कभी फोर्स मत कर दीजिएगा कि अरे यार बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, ऐसा नहीं। टाइगर जो भी जानवर, जो भी लॉयन टाइगर जो भी ट्रेड करते हैं वो कभी ये नहीं देखते उनको 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। जब तक उनको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो हंट पे नहीं जाते या हंटिंग नहीं करते। ऐसे आपको भी जब तक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ना मिल जाए तब तक उसमें स्टॉक में मत घुसिएगा। इंट्राडे के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये जो एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया वो एनालिसिस आप डेली करते हैं, जैसे अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक ब्रॉड व्यू पता चल जाता है। अब ब्रॉड व्यू अगर आपको पता है कि आप, तो आपको ये भी पता होगा उस सेक्टर में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ICICI बैंक में किया था। जब ये फ्राइडे को था ICICI बैंक, उसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ 15 मिनट के पीरियड पर। आप उसको 15 मिनट में ले जाइएगा ICICI बैंक को। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में देखता रहता हूँ, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट्स में। ये सब चीज़ देखनी होती है, कभी भी कोई एक टाइम फ्रेम नहीं होता फिक्स। तो उस ICICI बैंक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, और सेकंड जैसे शोल्डर बना था मैंने देख लिया था कि अब ये नीचे जाना चाहिए। 80% श्योर था, क्योंकि मेरा एनालिसिस जो था एक दिन पहले का वो भी यही कह रहा था कि बियरिश मूवमेंट है। ICICI बैंक में भी मुझे बियरिश मूवमेंट दिखाई दिया और मैंने उसमें वो ट्रेड किया और प्रॉफिटेबल रहा। तो आपको भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न समझने होंगे। जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे डबल टॉप पैटर्न है, मैंने आपको बताया था पिछले अपने वीडियो में बताया हुआ है। शायद स्विंग स्ट्रेटजी का जो वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है ना। तो इन पैटर्न्स का आप ध्यान रखें। जो ये पैटर्न बहुत काम आते हैं। सिंगल इन पैटर्न पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान में चले जाएंगे, लेकिन
आप इसका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स और अपने ब्रॉड व्यू एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कभी कोई नुकसान होता है। हमें भी कई चीज़ें क्वेश्चन रखने पड़ते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको काफ़ी कंपैरेटिवली प्रॉफिट होता है। इंडिया विक्स पर भी खासतौर से नज़र रखें इंटरडे में, क्योंकि इंटरडे में विक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विक्स नेगेटिव है तो मार्केट के पॉजिटिव होने के चांस होता है, विक्स पॉजिटिव है तो मार्केट के नेगेटिव होने के चांस होता है। 70-80% ये फॉलो होता है। तो इंडिया विक्स भी अपने कहाँ पर किस लेवल पे है, वो अपने सपोर्ट पे, उसके भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान रखना है। तो वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, वो कोई ब्रेकआउट तो नहीं देने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं वो अप मूव करने वाला है और नीचे मूव करने वाला हो। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिया विक्स पे ध्यान दिए बिना इंटरडे पे जाएंगे तो आप मेजर उसमें फंस सकते हैं, उनके जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको इंटरडे में बताऊँ, कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो जो होगा स्टॉक होगा वो आपके जो भी ट्रेडिंग उसके अपोजिट मूव करेगा थोड़ी देर के लिए, शुरुआत के मिनट में ज़रूर करेगा। ये ऐसा इसलिए होता है, मैंने एक बार एक रिसर्चर को सुना था, एक मतलब इंटरनेशनल एक्लेम्ड वो है, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली क्या है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इनके कंप्यूटर में फिक्स है, वो एक्चुअली पहचान लेते हैं स्मॉल ट्रेडर है क्या है, और उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉस को हंट करने की वो कोशिश करता है। तो मैंने आपको एक जो वीडियो है, जो शुरुआती वीडियो ऑप्शन का, उसमें बताया कि स्टॉप लॉस किस तरीके से मेंटेन किया जाए, कहाँ रखे जाए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉसेस का, और कि बड़े प्लेयर कहाँ आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप हमेशा अपने आप को लॉस होने से बचाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि मार्केट थोड़ी देर के लिए आपके व्यू के अकॉर्डिंग अगेंस्ट जाएगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा और वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। और आजकल तो स्टॉप लॉस हंटिंग आप देख ही रहे, इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। सॉरी। अब देखें हम अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आप टाइगर हैं। अब टाइगर हैं तो आपको देखना होगा कौन से स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए कि जैसे टाइगर किसी बड़े लॉयन को या बड़े झुंड को देखता है तो उसमें से किस तरह से आइडेंटिफाई करता है। ऐसे आप जब 100 या 50 स्टॉक्स देख रहे हैं तो पहले 20 स्टॉक्स मेरे हिसाब से जो निफ्टी के हैं कैपिटलाइजेशन, उन पर अपनी नज़र रखिए, ताकि वहाँ से आप ढूंढ सके एज ए टाइगर कि आप किस को कैप्चर करेंगे, किस स्टॉक को ध्यान रखेंगे। अब कौन सा स्टॉक आपको चूज़ करना है, ये कैसे करेंगे। पहला तो मैंने आपको बता दिया, ब्रॉड मार्केट पैटर्न वो अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में करती है एनालिसिस, तो उस पर उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ब्रॉड मार्केट पैटर्न की हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर है जो हम चीज़ देखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में, अगर मान लीजिए अगर आप टाइगर हैं तो आप किस एनिमल पर हमला करना पसंद करेंगे, जो पतला दुबला है, थोड़ा सा मोटा है, तगड़ा। मेरे हिसाब से जो मोटा तगड़ा है ना, उस पर आप हमला पसंद करेंगे। अगर आप उस पर हमला करेंगे क्योंकि उसकी तो स्पीड कम होगी, है ना। ये मैं एनिमल से बता रहा हूँ कि अगर एनिमल के अगर ऐसे हंटर अगर आप करते तो उसकी स्पीड कम होगी, दूसरा खाने को ज़्यादा मिलेगा, तो आप कम मेहनत में कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही है, क्या होता है कि स्टॉक में जिसका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उसमें दम है। जो स्टॉक है वो बाइंग की तरफ जा रहा है या सेलिंग की तरफ जा रहा है, उसमें उस तरह का दम है। तो आप उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट वो क्या कहते हैं स्टॉक किस तरफ जाएगा। अगर सेलिंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, जैसे अपन निफ्टी बैंक निफ्टी में कई बार एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये मार्केट नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरह से स्टॉक्स में भी होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और अबव एवरेज है, तो ये एक गुड चांस प्रोवाइड कराता है कि हाँ ठीक है, अब हम स्टॉक्स की हंटिंग के लिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये पैटर्न नहीं है, हमें प्राइस मूवमेंट भी देखना होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है और प्राइस का भी अच्छा मूवमेंट तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम कम होता है और प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो वो बेसिकली ट्रैप करने के लिए आता है अगर बाइंग साइड है। और अगर वो सेलिंग साइड में अगर वॉल्यूम कम है और प्राइस मूवमेंट ज़्यादा है तो वो शेकिंग के लिए आता है, यानी जो वीक बुल्स होते हैं, जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, उनको निकालने के लिए आता है। ये भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, पिछले वीडियोस में, तो उसको आप जरूर देखिएगा, डिटेल एनालिसिस आप वहाँ से ले लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो कोई 2-3 घंटे का हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वी आल्सो नीड टू एनालाइज द डिफरेंट पैटर्न्स बिकॉज देयर आर कोरिलेशन। अब ये पैटर्न की वजह से मैंने आपको बात बताई थी आईसीआईसीआई बैंक की, जो मैंने फ्राइडे में देखा था। आईसीआईसीआई में जैसे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मैं मुझे अंदाज़ा हो गया कि 80% अब ये नीचे के जाने के चांस है, और मैं पोजीशन ले ली, और जैसे ही मैंने पोजीशन ली वो एकदम से ऊपर मार गया। तो मैं थोड़ा सा हिला कि यार ये ऊपर चला गया, कैसे चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत एनालिसिस तो नहीं कर दिया। अब मैंने वापस अपने वॉल्यूम वगैरह सब देखे और जो इंडिकेटर्स वगैरह मैं देखता हूँ, प्राइस एक्शन को मिला के देखा मैंने, नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो ऊपर गया, लेकिन हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई हो, कोशिश की गई हो, जो कि मुझे हमेशा लगता होती है। मैं तो जब भी ट्रेड करता हूँ तो हमेशा मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाता ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद वेट करने का आप नतीजा देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा।
तो ये पैटर्न आप पहचान लीजिए, जैसे कप वाला पैटर्न तो खैर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करा, कप एंड हैंडल, लेकिन ये डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हाँ, और डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, और ये खास तौर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेज पैटर्न, इसका मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और ये प्रॉफिटेबल रहे। कप एंड हैंडल में ना मुझे एक्चुअली शायद अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप इस्तेमाल कीजिए, प्लस वॉल्यूम का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको मैं बताना, इसमें शायद मैं नहीं लिखी है, मैं भूल गया उसको लिखना, अभी मुझे बोलते याद आई। हाँ, मूविंग एवरेज के बारे में है, इस पर मैं बताऊँगा आपको। ऑलवेज ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक वन। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बनाते ही हैं, मैंने आपको अपने चार्ट्स में भी दिखाया है। तो आपको अपने जो भी स्टॉक्स है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाना है और आपको याद रखना है कहाँ का हो सकता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए 2-3 चीज़ें होती है। एक तो प्रीवियस जहाँ से वो बार बार आप मूव कर रहे हो, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेज पैटर्न, इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह, ये अभी देखा था, जैसे बैंक निफ्टी में बताया था आपको 100 EMA का जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, और 2 बार उधर करा और तीसरी बार वो उसको रेस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी नीचे ही आ गया, वो भी अच्छा खासा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें एक तो रिवर्सल बताते हैं, कहाँ से रिवर्सल होता है। दूसरा बात क्या है कि वहाँ ऑप्शन सेलिंग का हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बिवेयर, इस ऑप्शन सेलिंग हमेशा कभी भी नेकेड मत कीजिएगा। ऑलवेज स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिएगा या हेजिंग का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको ये बर्बाद कर देंगे। जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ये पहचान लेते हैं और आपको नुकसान दे देंगे। कभी भी स्टॉप लॉस भले ही मत लगाइएगा, लेकिन हैजिंग ज़रूर कीजिएगा। बिना, अगर आप हैज नहीं कर सकते अपने ऑप्शन की सेलिंग को, तो कभी मार्केट में एंटर मत कीजिएगा, सेलिंग के लिए मत कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बुरा नुकसान पहुँचा देंगे, क्योंकि सेलिंग में क्या है, अनलिमिटेड लॉस होता है, आपका पूरा कैपिटल साफ़ किया जा सकता है और हुआ है लोगों का, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। डिफरेंट इंडिकेटर्स, और जो दूसरे इंडिकेटर, जैसे मैंने पिछले उसमें बताई दिया आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, उन पैटर्न्स को भी, उस पैटर्न पर भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बन जाएगा, और नहीं ज़रूरत तो कोई बात नहीं। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स, RSI मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इसमें RSI बहुत अच्छा है। एक तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। RSI में क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छा है। इसका क्या है, जनरली लेवल तो माना गया है 70 और 30। अगर RSI के लेवल 30 से नीचे, तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक या इंडेक्स, और 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में है, यानी अगर इसका रिवर्स होने की संभावना है। जब 30 से नीचे होता है तो RSI फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा, और RSI ऐसी 70 से ऊपर है तो इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन में है, यानी कि अब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए। तो जनरली ये पैटर्न दिया था, लेकिन मैं क्या, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं यूज़ करता हूँ 20 और 80। जब तक RSI 80 को क्रॉस करता है तो मैं सेलिंग के लिए जाता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरी जो दूसरे इंडिकेटर हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हो कि सेलिंग आनी चाहिए। सिर्फ RSI के दम पे नहीं, अगर RSI के दम पे आप चलेंगे तो भी आप अच्छे से नुकसान में जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स में जैसे आप दोनों मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो हुआ डेली मूविंग एवरेज इंडिकेटर, और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ये दोनों यूज़फुल है, जनरली 21 डेज़ का, 20 डेज़ का, 50 डेज़ का और 100 डेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में यूज़ कर सकते हैं, तीनों में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तीनों पे ही देखा है कि मार्केट है ना, जब भी इस मूविंग एवरेज को या तो ऊपर या नीचे तक क्रॉस करता है तो एक रिवर्सल लेता है वहाँ से थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडिंग की, आप एक थोड़ा अच्छा छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। और अगर आपका ट्रेंड भी उसको सपोर्ट कर रहा हो तो फिर तो क्या ही कहना है। मैं जनरली क्या, डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल कम ही यूज़ करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, और मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा है। ऐसे ही आपको भी अपना मूविंग एवरेज आइडेंटिफाई करना है। ये दोनों ही आप मूविंग एवरेज से आप थोड़ी सी स्टडी कीजिएगा, किस तरीका कौन सा मूविंग एवरेज आपके लिए सूटेबल होगा, आपके ट्रेडिंग स्टाइल से सूटेबल होगा, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर डे के लिए क्या, हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो 1 डे और वीक का टाइम फ्रेम यूज़ होता है, जो हमेशा ही हम करते रहते हैं, या इंटर डे एनालिसिस कर सकते हैं, जो एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कोई बात। लेकिन जो अपना इंटर डे होता है वो उसमें क्या, ज़्यादा 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, 5 से 30 मिनट। मैं जनरली 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। अगर मान लीजिए 5 मिनट के, आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 80 उसका RSI 80 या 20 को क्रॉस कर रहा है, तो कई वो एक रिवर्स मारने की कोशिश जरूर करता है थोड़े से टाइम में।
आप बहुत हल्का सा और छोटा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन आप हल्का छोटा कई बार लेने में कामयाब होते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप नए प्लेयर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 मिनट का टाइम पीरियड यूज़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा ठीक रहता है। इसमें आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड का। और जब भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करें प्लस मूविंग एवरेज इंडिकेटर उसके साथ चार्ट पैटर्न जरूर इंडिकेट करें, वो मतलब एनालाइज करें। बिना चार्ट पैटर्न ये तीनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे, एक तीन नहीं सॉरी 5 चीज़ें, ब्रॉड पैटर्न है एक ये RSI इंडिकेटर और मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, टाइम फ्रेम है और चार्ट पैटर्न है। ये 5 चीज़ें, जब तक इन 5 में से 3 चीज़ें आपके व्यू को कंफर्म ना करें तब तक उस ट्रेड में मत एंटर कीजिएगा। जब वो 3 चीज़ आपको कंफर्म करें, इसका मतलब ये कि ऐसे टाइगर आप अब अपने जो भी प्रे आपने डिसाइड किया है उसको हंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, हाँ, मैं आपको ब्रोकर्स की साइड जनरली क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि गलत भी हो मेरा एनालिसिस, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि अगर मैं उसी सेम ब्रोकर की साइड पे एनालिसिस करता हूँ जिस पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो वो है थोड़ा सा मुझे मतलब फ़ायदा हमेशा कम ही हुआ, थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो मैंने क्या करा, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी। मैं क्या 2-3 साइट्स पे चेक करता हूँ। आप एक investing.com साइट है, उस पर भी चेक कर सकते हैं, वो भी अच्छी साइट है और मैं भी उसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, मतलब 80-90% तो मैं वहीं से एनालिसिस करता हूँ। तो उस साइट वो फ्री भी है और आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू है उसका बहुत अच्छा पैसे का, वो भी ले सकते हैं। तो वो भी पेमेंट बेस है और आप चाहें तो और दूसरे ब्रोकर की साइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली क्या है, एक ब्रोकर की साइट यूज़ करता हूँ फॉर ट्रेडिंग पर्पज़ ऑन दूसरे ब्रोकर की साइट पर, ना कि उसी सेम ब्रोकर की। यार मैं क्या 2-3 अकाउंट है तो उन पर मैं करता रहता हूँ। जैसे कि मैं तो इस वैसे ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, एनालिसिस करें एक ब्रोकर की साइट पर और दूसरे पर ट्रेड करें। वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स क्या होता है कि कई तरह के लोग होते हैं। अब आप पता नहीं, देखो कंपनी तो अच्छी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, ब्रोकर्स की जो कंपनी है, जितनी ब्रोकिंग कंपनी है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर लोग किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे अभी अभी सेबी ने 2-3 कोई गुजरात के एक ब्रोकर को पड़ा, जो रिलायंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में काम करते थे, वो फ्रंट रनिंग करते थे। वो क्या करते थे, फ्रंट रनिंग क्या होता है कि वो देख लेते हैं कि बड़े क्लाइंट ने कहाँ पर पैसा लगाया। जैसे उन्होंने लगाया 30 रुपये पे आएगा तो बाय करेंगे इस स्टॉक को ना, तो अब उन्हें पता है कि 30 रुपये पे आते ही ये महंगा बिक जाए, तो उन्होंने शायद अपनी मदर के नाम पर वो स्टॉक खरीदा। वो क्या करते थे, शायद वो खोला हुआ था, तो वो क्या 28 रुपये पे लगा के बैठ जाते थे। तो उनका स्टॉक खरीदा गया, उन्होंने जो स्टॉक खरीदा वो 28 रुपये पर खरीद लिया और जो बड़ा प्लेयर खरीदा वो 30 रुपये खरीदा। 28 से 30 तो पक्का होगी और 30 रुपये के बाद जो मूवमेंट होगा वो भी अच्छा हुआ। तो ये क्या है, एक इमोरल अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस है सेबी में। तो इस तरीके से लोग करते हैं। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या होता है तो उसमें हमें पता नहीं कि वहाँ के लोग किस तरीके से। तो इसलिए क्या होता है, कभी ट्रैप को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सभी पे परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत आता है, तो किसी भी तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं आप, मैं जो करता हूँ वो ये है कि वो वन ब्रोकर की साइट को यूज़ करता हूँ दूसरे ब्रोकर की साइट पर ट्रेड करने के लिए। सेम साइट को कभी यूज़ नहीं करता। एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग कभी नहीं यूज़ करता मैं। ये मैंने लगभग 2-2.5 साल हो गए, तब से मैंने बंद ही कर दिया इसको। तो अब आपको जैसे सूटेबल लगे आप कीजिएगा। RSI इंडिकेटर जो है वो मैंने आपको बताया काफ़ी हेल्प करता है। 70 और 30 है बेसिकली ओवरसोल्ड जोन, 70 इंडिकेट्स ओवरबॉट जोन। तो आप 70 से ऊपर चला जाए तो उसको सेलिंग के लगा सकते हैं। मैं पर्सनली 80 और 20 करता हूँ यूज़, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू देता है। और आप चाहें तो 85 कर सकते हैं ऊपर, और 90 कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं। वैसे 90 तो ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम ही कोई ट्रेड स्टॉक वहाँ तक पहुँचता है, बहुत कम। तो और है ना, तो 90 और नीचे की तरफ या 85 या 15 कर सकते हैं बहुत ज़्यादा चाहे तो, वो भी एक अच्छा है। MACD का क्रॉस ओवर हमेशा इस्तेमाल कीजिए, खास तौर से जब MACD अपने जो ट्रेंड रिवर्सल वाली लाइन पे होता है, या मिड सेगमेंट जो आप कहते हैं, एक तरह से नीचे की तरफ जा रहा है तो या अपर की तरफ ट्रेंड इंडिकेट करेगा आप। तो वहाँ पर जब उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और तो उसको खास बात है, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि आप निफ्टी तैयार है नीचे या ऊपर जाने के लिए, तो उसको हम RSI प्लस दूसरे अपनी चार्ट पैटर्न वगैरह से कंफर्म करते हैं। तो MACD भी बहुत अच्छा सिग्नल देता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो इंडिकेटर है कभी आइसोलेशन में यूज़ नहीं करनी चाहिए, खासतौर से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, मतलब जिसको कहते हैं या टेक्निकल से जो भी समझें आप, उसको जब तक वो आपको कोरिलेट ना करें
तब तक ये इंडिकेटर्स को आइसोलेशन में यूज़ करना कभी समझदारी नहीं होती, क्योंकि इंडिकेटर क्या रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ये क्या डिसीजन मेकिंग के नहीं होते कि आप सिर्फ इंडिकेटर्स के बेस पे डिसीजन बना रहे हैं। ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट देते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इसलिए ताकि आप उसका और अच्छा एनालिसिस कर सकें। मेजर ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल का भी आप हमेशा इस्तेमाल करें ताकि आपको एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू आए। जो भी आप इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर, RSI, MACD जिस तरह से भी यूज़ करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक पर, अगर आप ढूंढ रहे हो इंट्राडे के लिए, तो जो भी स्टॉक्स आप ढूंढें 15-20 उन पर उनकी बैक टेस्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये केयरफुल है, ये एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी है, क्योंकि क्या होता है कि हम जब तक साइकोलॉजी यानी अपने दिमाग को सही नहीं रखेंगे तब तक हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए। ऑप्शन में मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, खासतौर पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। अगर ऑप्शन बाइंग करिए तो फिर ये होता है कि आपका जो भी मार्जिन है वही आपका लॉस हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, हैजिंग ज़रूर करें। इसके बिना अगर आप करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलिंग किसी तरह की पुट या कॉल की किसी भी सेलिंग, तो आपके लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप 99% जो ट्रेडर लॉस में खाते हैं वो इसीलिए आते हैं। भले ही आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो शुरुआत में, क्योंकि ओवर ए पीरियड तो आपके पैसे बढ़ेंगे तो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो भले ही शुरुआत में आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन प्रॉफिटेबल रहना आपके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म में फ़ायदेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मान लीजिए अगर पहले साल नहीं तो दूसरे तीसरे साल आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कम फ़ायदे और कम रिस्क वाली स्ट्रेटजी आपने जो अपनाई, वो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ओवर ए पीरियड। ट्रेडिंग, ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग में बताया था कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर करें उससे पहले आपका एग्जिट तैयार रहना चाहिए, आप कहाँ पे एग्जिट करेंगे। किसी भी कंडीशन में इंट्राडे में तो ग्रीड आपको ओवर पावर करनी ही नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने ट्रेड लगा और 5 मिनट में आपकी पोजीशन आ गई, अब क्या होता है कि बहुत से लोग उसके बाद दोबारा से ओवर ट्रेड कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। कम से कम एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं आपको फिर से कह रहा हूँ 1 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर 1 घंटे पहले अगर आप एंटर करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि आपको क्या रिजल्ट देता है। मैंने आपको एक बार बताया भी किस तरह का रिजल्ट होता है, लेकिन इस बार नहीं बोल रहा, अगर आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग एक ट्रैप होता है, इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अभी एक फॉरेन में ही एक लड़के ने मार्जिन ट्रेडिंग में आके, वो नया प्लेयर था, वो समझ नहीं पाया और उसको लगा कि उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो इन चीज़ों को, मार्जिन ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि इससे एक्चुअली क्या आपको बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता है, लेकिन ये जनरली आपको बड़ा लॉस करा जाता है। क्योंकि अगर इंट्राडे में आपने रखा है मान लीजिए, और कोई पोजीशन आपने रखी है और वो आप लॉस में जाने, तो आप इंट्राडे में अगर आपने करके तो आप नेक्स्ट डे तो जाएंगे नहीं। तो अगर 3 बजे तक आप प्रॉफिट में नहीं आए तो आपको जो लॉस है वो हो ही चुका। भले आप दूसरे दिन उसका ट्रिपल प्रॉफिट कर जाते, वो अलग बात है। इसलिए हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग अवॉइड करें। मैं हाँ एक चीज़ और जो आपको बताना भूल गया, वो ये है कि मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कभी भी इंट्राडे इंट्राडे को चूज़ नहीं करता। मतलब मैं कोई भी इस तरीके से उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें इंट्राडे कभी चूज़ नहीं करता। भले ही मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा हमेशा नॉर्मल साइड से, जिसमें कैश एंड कैरी हो, ताकि जो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि आप समझिए स्टॉक जो है ये शेयर मार्केट एक तरह का वॉर है। आपका लॉस में जाएंगे, आप मरेंगे तो ही दूसरे का फ़ायदा होगा। तो क्या होता है कि किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी नहीं कि वो हमें सिंगल डे में लॉस करा सके। तो कभी मैं जो करता हूँ, मैं कभी किसी को अपॉर्चुनिटी ये देता ही नहीं हूँ कि भाई वो मेरा लॉस कर सके। अगर मुझे लगा कि 10 दिन तक मुझे ट्रेड में बैठे रहना और इंटरडे में फ़ायदा नहीं होता, मैं 10 दिन तक बैठा हूँ। तो कभी भी किसी को मौका नहीं देना कि कोई भी आपकी ऐसी कमजोरी जो आपका लॉस करा सके, आपको मर्डर कर सके, मतलब एक आपको नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक वॉर है, इसको वॉर की तरह लीजिए। अगर आपने आपको एक टाइगर समझिए, स्टॉक्स को एक अपने प्रे समझिए जो आपको हंट करने हैं। मैंने आपको जैसे बताया 5 सेटअप है, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, है ना, और क्या है हाँ मेजर ट्रेंड। तो ये 4-5 पैटर्न है। इन 4-5 पैटर्न में से कम 3 पैटर्न जब आपको सपोर्ट करना है आपका व्यू कि भाई सेलिंग या बाइंग का, तभी आप एंटर कीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। कभी हेस्ट में मत एंटर कीजिएगा, कभी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, आप नुकसान में चलेंगे। ओवर ट्रेडिंग हमेशा नुकसान में ही मतलब ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो हमेशा नुकसान में जाते हैं। 2-3 अगर आपको प्रॉफिट मिल गए तो बढ़िया है, अब आप घर बैठिए और कल के लिए आप प्लान करिए, कल भी आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अपनी प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रेदर देन ट्रेडिंग, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे।
इसको लिख लीजिए पेपर पे, या आप जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं वहाँ सामने टेबल पे, ये आपको फ़ायदा देगा। दूसरा, इंट्राडे में कभी भी नेक्स्ट ट्रेड उसी स्टॉक में कर रहे हो तब भी आपका पिछला ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है, इसलिए मत एंटर कर जाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नुकसान में जा सकते हैं। एंड थैंक यू, यही मेरी तरफ से था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह के कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रॉम्प्ट रिप्लाई तो मत ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन मैं हफ्ते के एंड में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। एंड संकल्प ये तुम्हारे लिए। थैंक्स।